नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नरल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा सीएम के इशारे पर गोपालगंज में नरसंहार की लिपापोती कर रही पुलिस। बिहार में सियासी लॉकडाउन खत्म, नीतीश सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे उपेंद्र कुशवाहा। राजस्थान यूपी के बाद अब बिहार पर भी मंडरा रहा टिड्डा दल के अटैक का खतरा। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, दहशत में पड़ी बात। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में हुई ट्रिपल मर्डर की घटना को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पटना में प्रेस वार्ता कर तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस इस मामले में लिपापोती करने में लगी है। तेजस्वी ने कहा कि हथुआ में बड़ा नरसंहार सत्ताधारी दल के विधायक अमरेंद्र पांडे ने कराया है। हम लोग इस घटना के एकमात्र गवाह से मिले हैं और उसने अपनी आप बीती भी सुनाई है। जो समय हमने दिया है, हालांकि ये जिम्मेदारी तो पुलिस की है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अगर इसमें नीतीश कुमार जी की भूमिका नहीं है, अगर पुलिस प्रशासन जो है उनको पकड़ना चाहता है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जब विधायक जो है खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। लेकिन अगर विधायक जो है पकड़ नहीं पाएगा तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है कदम उठाएं और जनता के प्रति जो है जन सुरक्षा का वातावरण बने और जन अधिकार की जहाँ तक बात है हम लोग जो है उनके उम्मीदों पे खड़ा रहें। अब कैसे होगा, क्या होगा, पहले भाई पुलिस के अधिकारी आप लोग जो है बात तो कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए। शाम तक समय दिया है तो नरसंहार हो रहा है, क्या करेंगे? नरसंहार हो रहा है तो अब तक जो है मुख्यमंत्री जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से हम जो है फंस गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब बात हो रही थी, हम बोल रहे थे आप बाहर निकलिए, बिहार की स्थिति को देखिए। और अब जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी और रोड एक्सीडेंट और जो आप कह सकते हैं क्रिमिनलों ने बिहार के लोगों को जो है मारने का काम किया है। तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, हम जो है अपना कदम जो है आप लोगों को कल बताएंगे। कल शाम तक का वक्त दिया है, लेकिन हमारा संघर्ष रहेगा कि हम गोपालगंज जरूर किसको दे रहे हैं। और सरकार जो है, पुलिस जो है, उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस विधायक की गिरफ्तारी कर पाए। बिहार में जो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कि हम ना फंसाते हैं ना बचाते, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वो ये बताएं कि आपके चहेते विधायक पे कोई एक आईपीसी धारा है जो नहीं लगा है? उनकी जो छवि है वो आप कह सकते हैं क्राइम को लगातार जो है बढ़ावा देने का काम किया। कुछ दिन पहले ही अपहरण का जो मामला आया था, कोई भी एक आईपीसी सेक्शन नहीं लगा। और जो है सरकार जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी बताएं कि उनको बचाने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये भद्दी मजाक है, नज़रबंद आपने घर पे कर रखा है और आप कहते हैं कि सरकार जो है बचाने का काम नहीं करेगी। इतनी धाराएं उन पे लगी हैं, इस सरकार ने सारी धाराओं को ख़त्म कराने का काम। और लगातार बिहार में जो है जब से लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन के आड़ में अपराध का ग्राफ जो है हद से ज़्यादा जो है बढ़ा है। हम लोगों ने 2 महीने लगातार जो है सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन सरकार जो है एक तरह से लगता है कि अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं बल्कि उनको पूरी आज़ादी है लॉकडाउन का मजाक उड़ाने का, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का। तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अगर जन अधिकार पे खतरा हो, अगर जन सुरक्षा पे खतरा हो, तो हम लोग घरों में बैठेंगे नहीं, बल्कि जनता के प्रति, जनता के साथ रह कर के उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और संघर्ष करेंगे। ये मकसद है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है जन अधिकार और जन सुरक्षा के लिए संघर्ष करना, सरकार के खामियों को गिनाना
उस वजह से जो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस नाते आप लोगों को हम बुलाए हैं। गंभीर मसला है और एक आध मामले नहीं हैं। आपने देखा होगा जो हथुआ में जो नरसंहार कराया गया, सत्ताधारी दल के विधायक अमरेंद्र पांडे उनके द्वारा जो नरसंहार हुआ, कल हम पीएमसीएच गए और एकमात्र गवाह था। एकमात्र गवाह ने एफआईआर में और खुद देखा है कि किस प्रकार से अमरेंद्र पांडे, उनके रिश्तेदार, उनके माता पिता की हत्या की और वो खुद घायल हो चुके हैं। हम लोग लगातार सरकार के सामने ये कहते रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिहार में है वो बद से बदतर हो गई। रिकॉर्ड करके जो है अपनी बातों को भेजे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बैद्यनाथ सहनी के घर पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना समस्तीपुर जिले के मुड़वा के गुनाई बस्ती की है। जानकारी के मुताबिक 7 से अधिक की संख्या में आए अपराधियों ने पूर्व मंत्री के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग की घटना के बाद सहमे पूर्व मंत्री बैद्यनाथ सहनी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच के लिए पहुंची है। ये लड़का भी बताएगा, इसी के यही ड्राइव कर रहा था, यही ड्राइव कर रहा था। ये घटना कल की शाम रात 9 बजे का है। 9 बजे हम अपने क्षेत्र से लौट करके घर आए थे। जब आए थे तो कपड़ा बदल के हम बैठ गए दरवाजे में। उसके बाद पंचायत के मुखिया जी भी आए, हमारे पंचायत के भी मुखिया जी थे। 5-6 की संख्या में अपराधी था और मेरे क्षेत्र में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, इसकी चिंता मुझको है। और इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए या क्राइम पर निगरानी रखने के लिए लगातार हम थानाध्यक्ष के संपर्क में हैं। 2 लड़का जो मोटरसाइकिल पर था स्टार पोजीशन में मेरे गेट के सामने लगाया बगल में, और 3 आदमी उस पर से उतर के आया। उसकी मानसिकता थी अप्रिय घटना का अंजाम देने का, लेकिन मेरे साथ लगभग 15-16 लोग बैठे हुए थे, जिसके चलते उसकी बात नहीं बनी। और इसके बाद मुखिया जी ने कहा कि जो भी बात करना हो सुबह में आना। और इसके बाद वो लड़का मेरे ही गेट से बाहर निकला और 2 मिनट के बाद लगातार अंधाधुंध गोली फायर किया। 5 फायर होने के बाद हमने समस्तीपुर जिला के बड़ी एसपी साहब को हमने फ़ोन किया और मेरे फ़ोन के बाद उन्होंने थाना अध्यक्ष ताजपुर को फ़ोन किया और आधे घंटे के अंदर थाना प्रभारी की गाड़ी लग गई। जिस टाइम में थाना प्रभारी आए उस टाइम में भी गोली की आवाज़ सुनाई पड़ रही। फिर घटनास्थल पर हमसे बात करने के बाद जहाँ से गोली चल रही थी बहुत निकट से ही वहाँ गए, लोगों ने पुष्टि किया। फिर वहाँ से मेरे निकट बैठ गया और उनके बैठने के बाद लगभग 10 राउंड गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब उनको लगा कि अब बात बिगड़ जाएगी, उस स्थिति में उन्होंने पुलिस बल की संख्या उनके साथ कम था, फिर थाना को उन्होंने टेलीफोन किया, फिर पुलिस बल की संख्या को मंगवाया और मंगवाने के बाद 2 बजे रात में एक आवेदन उन्होंने हमसे लिया और इसके बाद वो गए और कुछ पुलिस को और एक पुलिस पदाधिकारी को हमारे यहाँ ही छोड़ दिए, जो 5 बजे सुबह में यहाँ से लोग गए। उसमें गिरफ्तारी भी हुई सब जो अपराधी गोली नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो अपराधी थे उसमें से एक अपराधी यह भी है अविनाश सहनी, इनके पिताजी का नाम है अरविंद सहनी, ग्राम पंचायत गुनाई बस्ती, वार्ड नंबर 5 में घर है जी, 5 में इसका घर है। अभी तक प्रशासन से सर क्या आश्वासन कुछ मिला है? प्रशासन पर मेरा पूरा का पूरा भरोसा और विश्वास है। बिहार सरकार के खिलाफ रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद पटना में कार्यकर्ता के साथ धरने पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी रालोसपा के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। रालोसपा के इस धरना में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही सभी लोग मास्क और गमछा लगाए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में कोरोना महामारी के बीच पीड़ित तक राहत पहुंचाने को लेकर सरकार की तरफ से मदद में हो रही
कोताही, क्वारंटाइन सेंटर में बद इंतजामी, गरीब किसान और मजदूरों के साथ हो रही उपेक्षा के खिलाफ धरने का आयोजन किया है। बिहार में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में कोविड-19 से संक्रमण का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्र ने उत्तर बिहार के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि कर दी है। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा के बाद राज्य के IAS अधिकारी में संक्रमण का यह दूसरा मामला है। नालंदा में ही एक प्रवासी कोरोना पीड़ित की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव की मौत की संख्या बिहार में 14 हो गई है। बिहार में अब तक 800 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने के बाद मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए निर्देश भी जारी किया गया है। कोरोना महामारी के चलते पहले ही किसान परेशान है और अब ऐसे में बिहार के किसानों के सामने टिड्डा ही मुसीबत बनकर आ रही है। राजस्थान और यूपी के बाद अब बिहार में ही टिड्डा का आतंक आने वाला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों में सूबे में टिड्डा का हमला हो सकता है। टिड्डा का यह आतंकी दल राजस्थान पार कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में इसका कोई उपाय नहीं किया गया तो यह टिड्डा दल 2 दिनों में बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। दूसरे राज्यों में टिड्डा ने जो तबाही की है उसे देखते हुए बिहार में इसे लेकर एडवाइजरी जारी की जाएगी। बिहार में मक्का, सब्जी, आम और लीची की फसल इस समय खेत और बगीचों में है। ऐसे में इनको सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ पे टिड्डियों का हमला हो गया है। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन दिख रही है। हमारे इतिहास के अंदर ऐसा सीन नहीं देखा है। और प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा निकम्मी छात्र विरोधी बिहार सरकार के खिलाफ के सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी जिला के सभी इकाई में कार्यकर्ता ने अलग अलग जगह पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए धरना प्रदर्शन किया और बताया कि उनकी मांग है कि सरकार के द्वारा जो स्टेट परीक्षा को जिस तरीके से रद्द किया गया है वो क्रूरता है। यदि सरकार समय रहते फैसला वापस नहीं लेगी तो मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। मधुबनी जिला के संयोजक विष्णु विज्ञान झा ने बताया कि सरकार का यह फैसला न्यायालय की अवमानना है। नमस्ते। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार द्वारा STET परीक्षा जो रद्द किया गया है उसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। यह धरना प्रदर्शन सामाजिक दूरी बना करके अलग अलग टोली में यह धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई झंझारपुर STET परीक्षा जो रद्द हुई है इसका कड़ा शब्दों में विरोध करती है और मांग करती है कि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जी को हटाया जाए। नीतीश कुमार जी के द्वारा और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के द्वारा अगर यह कार्य नहीं किया गया तो लॉकडाउन के बाद हम लोग सड़क पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने मैट्रिक परीक्षा के बिहार टॉपर हिमांशु राज से मोबाइल फोन पर बातचीत की है। सुबह अचानक हिमांशु राज के मोबाइल पर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे का फोन आया। फोन हिमांशु ने ही रिसीव किया था। हिमांशु फोन रिसीव करते जैसे ही हेलो बोला, उधर से DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपना परिचय देते हुए उन्हें शुभकामना दी। DGP ने हिमांशु के पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि कभी भी किसी भी तरह का कोई ज़रूरत हो तो वो सीधे उनके मोबाइल पर फ़ोन कर सकता है। समस्तीपुर के SK हाई स्कूल जितवारपुर में पढ़ने वाले दुर्गेश ने बिहार के साथ जिले का भी नाम रोशन किया है। दुर्गेश ने बताया कि उसने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग की भी मदद ली है। रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे खुद से पढ़ाई करता था। कई टेस्ट क्लास भी ज्वाइन किए थे। बिहार बोर्ड के सेकंड टॉपर दुर्गेश के पिता जय किशोर सिंह किसान हैं और उन्होंने बताया कि ये उनके बेटे की मेहनत का फल है। नमस्ते। तो बाबू जो टॉप किया है उसका क्या नाम है, उससे बात हो जाएगी? हाँ, हम वही बोल रहे हैं, हिमांशु राज। अच्छा, तुम हिमांशु बोल रहे हो बेटा? यस सर। वेरी गुड। आपके पिताजी का क्या नाम है बेटा? मेरे पिताजी का नाम सुभाष सिंह है। सुभाष सिंह। और गांव कहाँ हुआ? गांव नेटवार कल्ला। अच्छा, नटवार कला के रहने वाले हैं रोहतास में? हाँ सर। अच्छा, अब हम उधर आएंगे तो आपके घर आएंगे बेटा। बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत थैंक बहुत यू सर। मुबारकबाद। हाँ, आपने पूरे शाहबाद का नाम रोशन किया है और बिहार में आप पहले आए हैं। तो आपका किस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है, रुचि किस विषय में है? मैथ और साइंस में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बताइए, आपको मैथ्स में और साइंस में कैसे रुचि उत्पन्न हुई? रुचि बनी क्योंकि शुरू से ही इसमें हमारा मन लगता था और शुरू से मैं इस विषय को समझ पाता था, इसीलिए मुझे ज्यादा इस दोनों विषय में रुचि लगती है। अच्छा, शुरू से ही आपका मैथ्स में और ये साइंस में आपका इंटरेस्ट है, नहीं? हाँ सर। तो आपके घर में कोई मैथ्स के और साइंस के लोग
पढ़े हुए पहले से हैं? हाँ, मेरी दीदी है। तो आपको ये प्रेरणा दीदी से मिली या आपके अंदर अपनी अंदर की प्रेरणा थी? साइंस और मेरे मैथ के पापा भी और दीदी भी दोनों मुझे प्रेरणा दिए थे कि मैथ साइंस मुझे बचपन से मुझे सिखाया था, इसीलिए मुझे रुचि लगी इसमें। वाह, तो दीदी अभी कौन क्लास में है बेटा? 12th क्लास में। अच्छा, कौन स्कूल में? अंजबी सिंह कॉलेज में कोचिंग करती हैं। और आप किस स्कूल से पढ़े बेटा? हम जनता हाई स्कूल तेनुआ से पढ़े हुए हैं। तेनुज में पढ़ते थे। और पिताजी क्या करते हैं आपके? वो खेती करते हैं, सब्जी बेचते हैं और पार्ट टाइम में ट्यूशन भी पढ़ा रहते हैं। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा ये बताइए, आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है? मैं पढ़ लिख कर भविष्य में आगे IIT कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अरे वेरी गुड, आप जरूर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। खूब मन लगा करके पढ़िए, और कभी किसी चीज की जरूरत हो, कोई मदद की जरूरत हो, तो आप मेरा ये नंबर जिससे फोन कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, अपने पास रखिए और हमको आप डायरेक्ट फोन करके कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ठीक है बाबू। भारतीय मित्र पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज दरभंगा के केवटी ब्लॉक के सीलमपुर पंचायत के मुखिया पर घटिया मास्क देने का आरोप लगाया है, जिसकी कीमत मात्र 5 रुपये है। साबुन और सैनिटाइजर नहीं देने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। कोरोना आपदा में जो आपदा माननीय श्री नीतीश कुमार ने जो दिया था पंचायत को, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट केवटी ब्लॉक रजौड़ा पंचायत से इम्तियाज़ अहमद बात कर रहा हूँ। जो मैं आपको बता दूँ कि जो घोटाले हुए हैं उसमें जो श्री नीतीश कुमार ने 9,10,000 रुपया हर पंचायत को आपदा के रूप में दिए थे और हर परिवार को 100 रुपये का मास्क और साबुन देने का निर्णय किया था, जिसमें हमारे पंचायत के मुखिया जो मास्क बंटवारा किए हैं, जिसके रूप में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये मास्क है जो देखिए सिर्फ ये 5 से 6 रुपए का होगा और घटिया कपड़ा का इस्तेमाल किया गया, जो शायद देहात में साये का कपड़ा कहा जाता है, उस कपड़े का इस्तेमाल किया गया था और कहा गया था कि हर परिवार को 100 रुपए का मास्क 4 मास्क देना है, 20-20 रुपए का एक मास्क आएगा देना है, जिसमें 100 रुपये में मुखिया ने 4 मास्क का ऑर्डर दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिसमें मुखिया जी ने 4 मास्क बांटा है। चारों मास्क की कीमत जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस संग्रामी को कि किस तरह का ये सामान है। ये मास्क बनाया गया है जो कॉटन कपड़ा भी नहीं है, एक सिल्क कपड़ा जिसको हम लोग गाँव में कहते हैं, जो शाया के रूप में पहना जाता है। ये घटिया कपड़े का इस्तेमाल करके मास्क बनाया गया है, जिस मास्क की कीमत जो है मार्केट में मूल्य सिर्फ 4 से 5 रुपया मूल्य है और पर एक मास्क की कीमत 20 रुपया होना चाहिए था, जो घटिया मास्क दिया गया है। ये आपदा के समय में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने गरीबों को दिया था, उनका एक अपमान किया गया है मुखिया की जानिब से। पटना सिटी के मलसलामी थाना क्षेत्र के बड़ी नगला इलाके में फिर से एक विवाहिता दहेज की खातिर बलि चढ़ी है, जहां दहेज के भूखे दरिंदों ने महज 50,000 रुपये की खातिर अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी भनक पुलिस और परिजनों को लगी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना हुई है? घटना हुआ कि हमें 11 बजे रात में फ़ोन किया कि मेहमानमा उसका बाबू कोई कचरा हो रहा है, जो आइए। तो हम लोग बोले कि लॉकडाउन में गाड़ी का साधन नहीं है, तो हम लोग कैसे आवेंगे, जब सवेरे आवेंगे। तो आधा घंटा के बाद बोला कि क्या बोला है कि जो फांसी लगा के मर गया। तो हम लोग घर पर आए तो सही में देखे कि पारे हुए है, मरा हुआ, उतरा हुआ। तो हाँ, ऊपर से उतारे हुए था। अब हकीकत उसमें क्या है, मारे सिर पर भी चोट है, फटा हुआ है सब। और हर वक्त पैसा का डिमांड करता था कि इतना पैसा चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ऐसे चाहिए, ऐसे करेला चाहिए। कितना पैसा? कभी 50,000 मांगता था, कभी 20,000। क्या है कि काम चलाइए दीजिए। अब अखनी लॉकडाउन में हम कहाँ से देंगे पैसा? क्या नाम है इसका जमाई का? जमाई का नाम है कृष्णा कुमार। क्या करता है वो? खेती उती का काम करता। पहले ठेला पर बेचता था सब्जी उब्जी, तो इन्हें तो बंदी है तो कुछ कर नहीं रहा है, तो खेत में काम करता था, सबके आलू प्याज।
कहाँ का रहने वाला? बड़ी नगरा। आप कहाँ के रहने वाले? हम सबलपुर के रहने वाले हैं, सबलपुर गुलाम मैया चौक। कब शादी किए थे? 14 में। तब से लगातार तंग कर रहा था? हाँ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका अच्छी मिले, उसका न्याय मिले। कोई गिरफ्तारी भी हुआ है? हाँ, गिरफ्तार भी हो गया दोनों बाप बेटा। तो समधी का नाम है? समधी के शिवनंदन महतो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र महतो। और लड़की का? लड़की का नाम है रीना देवी। बताइए कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं? पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए हैं। बोलिए। पोस्टमार्टम करवाने के लिए आए NMCH में। किसका? रीना देवी का। क्या घटना हुआ? घटना बोले कि जे मर गए हैं। कैसे उसकी हत्या हुई? उतना तो हम लोग को जानकारी नहीं। हम लोग तो आदेश मिला कि जाइए अच्छी तरह पोस्टमार्टम कराए। पोस्टमार्टम का कमांड मिला, हम लोग आए पुराने। महिला रास्ता में कुछ पता चला परिजन से कि हत्या हुआ है कि क्या मामला है? ना, ये सब हमने को ना पता। पटना सिटी के फतवा 4 लेन के पास लूटपाट करने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटपाट के दौरान इन लुटेरों ने राहुल नामक युवक को पिस्टल की बट से मारकर जख्मी भी कर दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ पुलिस के सामने इन लुटेरों पर टूट पड़ी। हालांकि पुलिस इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। एकरा में रुक कर है नाम करके धैले पूरे देश में कोरोना संक्रमण की तादाद लगातार बढ़ने से लॉकडाउन 4 लगाया गया है, तो वहीं बिहार में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे लेकर राजधानी पटना में जगह जगह पर सैनिटाइजर टनल लगाया गया है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। इसी क्रम में पटना साहिब स्टेशन के बाहर सैनिटाइजर टनल लगाया गया है, जहां बाइक, ई रिक्शा और ऑटो समेत छोटी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। देश का इसको लगाने के देखिए, पटना साहिब का ये जो पुल है, ये सारे अपने पटना से और बिहार से आने वाली जितनी भी मालवाहक गाड़ियाँ हों, चाहे लोकल गाड़ियाँ हों, चाहे जो लोगों को कैरी करती है वो गाड़ियाँ, वो सब इसी पुल से आप देख सकते हैं कि आते हैं और सिटी में प्रवेश करते हैं। सिटी में प्रवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो गाड़ियाँ बिहार के कोने कोने से आ रही हो, चाहे बिहार के बाहर से आ रही हो, बड़ी बड़ी ट्रकें या फिर बड़े बड़े जो 30 चक्का गाड़ी जो आता है, वो संक्रमण से छूटा है, ऐसा कोई प्रमाणित उनके पास होता नहीं। गांव से लॉकडाउन का साया धीरे धीरे छट रहा है, लेकिन अभी भी दिहाड़ी मजदूर किसान खेतों में काम करने के इंतजार में है। ऐसे में गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव आगे आए हैं और लगातार सेवा परोपकार कर रहे हैं। फतुहा के जेटलू पंचायत में रहने वाले गरीब असहाय 75 से ज़्यादा परिवारों के बीच सूखे राशन का उन्होंने वितरण किया। यह राशन कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सह सांसद पटना साहिब रविशंकर प्रसाद के द्वारा उपलब्ध कराया गया। राहत सामग्री किनके थ्रू बांटा जा रहा है? ये राहत सामग्री जो पटना साहिब के यशस्वी सांसद श्रद्धेय रविशंकर जी के द्वारा ये बांटा जा रहा है। लगातार फतुहा के विभिन्न जो पंचायत है उसमें उनके द्वारा दिया गया अनाज है, चावल है, दाल है, आटा है, आलू है, नून, तेल, मसाला है, सब एक पैकेट करके लगभग 15 से 17 किलो का वजन है सभी में। और सभी गरीब गुरबा जो मुसहर टोली है, चमट टोली है, अग्रज समाज है या पिछड़ा समाज, जो जरूरतमंद निर्धन लोग हैं, सभी के उनके सहयोग द्वारा रविशंकर जी के सहयोग से ये वितरण किया जा रहा है। एक और सवाल, इतना गर्मी अपने प्रचंड अवस्था में है, इसमें आप लोग कोई राहत सामग्री वितरण करने में कोई परेशानी, दिक्कत? देखिए, गर्मी की बात नहीं है, सेवा की बात है। आज इस कोरोना के संकट में सभी लोग लगे हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो,
सभी लोग इसमें सेवा कर रहे हैं। और ये मीडिया बंधु भी लगातार, आप लोग भी मीडिया बंधु है, आप लोग भी तो इस तपिश गर्मी में देखिए कवरेज करने के लिए लोगों के बीच में हर जगह न्यूज़ कवर करने के लिए आप भी लगे हुए हैं। और किसान मोर्चा तो ऐसे भी, चाहे मूसलाधार बारिश हो या तपती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड हो, किसान का तो काम ही है इस मौसम में काम करना, सेवा करना। आज उसी भाव से सब लोग लगे हैं। पटना से सटे दनियावा थाना क्षेत्र के दनियावा गांव के पृथ्वी पाड़ी खंदा पर एक महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। 35 साल की महिला के शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों ने थाना को सूचित किया, जिसके बाद दनियावा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम हेतु पटना भेज दिया है। तो वहीं ग्रामीण के अनुसार शव को देखने से प्रतीत होता है कि महिला के साथ जबरदस्ती की गई है और गले दबाकर उसकी हत्या की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या करने का खुलासा होगा। लॉकडाउन में भी दरिंदों की दरिंदगी कम नहीं हो रही है। रोहतास जिले के कड़घर से आ रही है, जहां पड़होती गांव में एक 3 साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बारे में बताया जाता है कि शाम में अचानक बच्चा दरवाजे पर खेलते खेलते गायब हो गया था। लोगों ने जब खोजबीन की तो घर से कुछ दूरी पर ही बच्चे का शव बरामद हुआ है। पड़होती गांव का ही है और हम लोग गए तो वहाँ पे शव मिला, मुंह बांधा हुआ, और इन लोगों ने खोल दिया था। जिस टाइम हम लोग पहुँचे और हमारे बड़ा बाबू पहुँचे, उस समय ये अपना खोल दिए थे, कपड़ा जो बंधा हुआ था। फिर उसके बाद शव लेकर के हम लोग पोस्टमार्टम के लिए चले आए। यही घटना का तो मैटर था। कौन थाना है मामला? एक रागर थाना का मामला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम श्री भगवान यादव। कौन है आप थाना के? चौकीदार है। कौन गांव का मामला है? मामला कौन गांव? पड़होती गांव का मामला है। 30 से लेकर और 7 के बीच में, जो कि हम लोग यानी वही द्वार के सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। लड़का वहीं पे खेल रहा था और वहाँ से हम लोग हटे हैं। 20 मिनट बीता और मेरी आंटी जो थी पड़ोस में, उनकी जो नाती है वही खोजने लगी कि मेरा नाती अमित तुम देखे हो? तो हम लोग बोले कि नहीं, द्वार पे तो खेल रहा था, इधर नहीं आया है। उसको पूरा यानी छानबीन हम लोग किए, नहीं मिला। तो आपको 7 बजे के लमसम में हम एक जो कि पिथौथा लाट है, बरम बाबा है, उधर से सोचकर हम आ रहे थे तो अचानक जो कि मकान था ना, मकान के सामने वो पीछे बहा की जरी और मकान के पीछे वहीं पर सुता कर रखा हुआ था लाश को। तो हम रामजीत नाम धर के पुकारे, बोले कि लाश यहीं पर है, लड़का यहीं पर है। लड़का को उठाए तो मुंह बंधा हुआ था और गला में कलाई बंधा हुआ था। वो उठाए और लेकर जाए उधर आएंगे तो उनके एक सुधीर भाई हैं, उनके चाचा हैं, जो कि लड़के डेथ हुआ, जो कि वो उसको खोले, और भोला चाचा भी है, वो भी खोले लड़का को। वहाँ से तुरंत उसको फ्रंट लेकर जाए हम डॉक्टरी में गए तो जांच हुआ तो बोले डॉक्टर कि असंभव है, लड़का जिंदा नहीं है। फिर हम लोग घर पर आए तो थाना भी फ़ोन किया गया। कौन गाँव का मामला है? ये ग्राम पड़ौती, पोस्ट अख्तियारपुर, थाना करागर, जिला रोहतास, सासाराम की। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग अपने मन की बात लोगों के बीच रखते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग कई मामले वायरल भी करते हैं। पर इन सबके बीच मोतिहारी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता को सोशल मीडिया के माध्यम से जिले के एसपी से सवाल पूछना और उनके कार्यशैली पर उंगली उठाना इस कदर महंगा पड़ गया कि अब वो कार्यकर्ता सलाखों के अंदर पहुँच गया। दरअसल मामला पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें दलित राष्ट्रीय मानवाधिकार अभियान के जिला संयोजक राजू बैठा ने सोशल मीडिया के माध्यम से मोतिहारी जिले के कप्तान से जातीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछे, जिसका स्क्रीनशॉट भी सामने है। जिसके बाद साहब ने ये कार्यशाली नागवार गुजरा, जिसके बाद एसपी साहब ने फ़ोन कर सामाजिक कार्यकर्ता को हवालात में डाल देने की बात कही और एक पुराने मामले में राजू बैठा को हवालात भेज दिया। आप तो मुझे नहीं, आप मुझे गन सटा के साइन करवाए थे। आप मुझे गन सटा के, मैं आपको बोला हूँ कि अधिकारी का साइन करवाइए, क्योंकि आपके आयु थे नहीं फरीद जहाँ। आप मुझे बोले और ये मुझे धमकी दिए हैं कि नहीं करिएगा। क्या पड़तर है? आप 25,000 रुपये ले लिए, मोबाइल दीजिए, नहीं आप पड़तर नहीं है। पुलिस को हम लोग ऐसे ही रहते हैं। कैसे ऐसा रहते हैं जी? आप कैसे 5116 का अभी नहीं पकड़ के लाए हैं? 5116 को है क्या बोलता है उसमें? सुपरविजन ट्रू है, आप देखते हैं ना, हम भी देख के आए हैं। तो करिए अभी WHO के द्वारा कोरोना को लेकर के बिहार में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बावजूद यहाँ लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी प्रतिदिन उड़ रही है।
हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने WHO की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर करते हुए लॉकडाउन के छूट को वापस लेने की मांग की है। दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर लोग ऐसे ही अपने घरों से निकले तो बिहार के लिए अभिशाप बन जाएगा कोरोना महामारी। देखिए, मुझे एक चीज कहीं से समझ में नहीं आ रही है कि जब कोरोना के पेशेंट की तादाद कम थी तो आपने देश में लॉकडाउन करा दिया, और आज लाखों की संख्या में देश में कोरोना के पेशेंट्स हैं तो आप कहते हैं कि लॉकडाउन में ढील कर दीजिए। पूरे देश में कहीं लॉकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है, और खासकर बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति आप बाजारों में जाकर देखिएगा, बेतरतीब ढंग से लोग घूम रहे हैं। वैसे स्थिति में सिर्फ और सिर्फ कागजों पर अगर लॉकडाउन रहेगा तो बिहार कोरोना जैसे महामारी में मर जाएगा। इसलिए WHO के चेतावनी से राज्य सरकार सचेत हो जाए। अगर सचेत नहीं होती है तो आने वाले वक्त में बिहार की स्थिति पेरिस की स्थिति से भी खराब हो जाएगी, अमेरिका की स्थिति से भी खराब हो जाएगी। हम विकास के मामले में अमेरिका की बराबरी तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोरोना के मामले में अमेरिका को जरूर फेल कर देंगे। इससे मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में किसी तरह की छूट ना दी जाए, नहीं तो आने वाला वक्त बिहार के लिए विनाशकारी साबित होगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।